नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? तो आज की क्लास आपकी रिकॉर्डेड रहेगी, क्योंकि आप सबको पता ही है आज का जो अपना बैच जो है धुरंधर बैच स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। 20 फरवरी कल इनॉग्रेशन था, आज आपकी डेमो क्लासेज फ्री है। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन जिसको पढ़ना है तो रोहतक में जो है हमारी ब्रांच है, तो वहां आप जा सकते हैं। मैं अगर बात करूं इस बैच की तो 20 फरवरी से लेकर और 6 अप्रैल यानी आपको दिल्ली की 10 घंटे मैराथन क्लासेज जो है वो मिलेगी। और उसमें डॉक्टर अमित सर जो कि SCS क्वालिफाइड और 3 बार यूपीएससी इंटरव्यू विद लॉ और डॉक्टर के साथ वो पढ़ाएंगे आपको 4 सब्जेक्ट, जिसमें अगर बात करें ज्योग्राफी वो पढ़ाएंगे, साइंस वो पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये और पॉलिटी। तो ये HCS में अगर देखोगे तो कोर सब्जेक्ट है और मैक्सिमम स्कोर यहां से हो जाता है। यानी प्रीलिम्स के लिए जो कट ऑफ जाती है आपकी 40 से 50 नंबर, वो आप जो है यहां से कवर कर सकते हो। तो जिनको लग रहा है कि अभी भी हमें प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास एक बेहतरीन समय है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो बैचेज और चल रहे हैं, जिसमें बात करें अभिमन्यु 1.0, इम्तिहान, तपस्या, ये भी आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें बात करें इम्तिहान जो प्री की टेस्ट सीरीज है और तपस्या जो है प्री का क्रैश कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी रह गई हो तो। इसके अलावा जो करंट अफेयर है, हमने जनवरी से लेकर और दिसंबर यानी जनवरी 25 से लेकर दिसंबर 25 तक सारी चीजें करवाई है, मतलब PIB ऑथेंटिक। इसके अलावा बात करें योजना जो कि ऑथेंटिक, प्लस में एकेडमी के डॉक्टर अमित एकेडमी के जो स्पेशल इनिशिएटिव है, जिसमें स्पेशल पॉलिटी करंट अफेयर, स्पेशल ज्योग्राफी करंट अफेयर, यानी सब कुछ करवाया है 360 डिग्री अप्रोच के साथ। ये क्लासेज यूट्यूब पर आपको फ्री मिलेगी, आप देख सकते हैं। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम राजस्थान की पॉलिटी का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें जो है हम बात कर रहे हैं इनकी। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है 100 दिन की संसदीय बैठक का प्रस्ताव करने वाला विधेयक। ये अभी जो है आया है, तो विधेयक आया है इसका मतलब अभी बिल आया है। ठीक है, एक्ट नहीं बना है। तो कौन से नंबर का बिल है इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्ट कब बनता है, तो ये जो बिल आया है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से जो है पास होगा। ठीक है, या मान लो लोकसभा में आया तो लोकसभा से पास होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में राज्यसभा से पास होगा और फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के साइन होंगे तब जाके एक्ट बनेगा। ठीक है, तो कौन लेके आया इसको? और 100 दिन की संसदीय बैठक, भाई हमने बात भी करी थी जब लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है उसकी जो प्रोसेस है उसमें हमने बात करी थी कि जो प्राइवेट बिल है वो बहुत कम आ रहे हैं। लास्ट जो हमने बात करी थी कि 1970 के उसके बाद कोई बिल ही नहीं आया, प्राइवेट बिल पास ही नहीं हुआ। और हमने बात करी कि राज्यसभा में मात्र एक बिल जो है प्राइवेट की चर्चा हुई है, लोकसभा में 0। ठीक है, इसके अलावा ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वहां पर भी जो है सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। तो कम से कम 100 दिन तो डिस्कस होना चाहिए, जो जनता के हित की बातें हैं वो। ठीक है, तो राज्यसभा में जो वरिष्ठ विपक्षी नेता है, कौन कौन है वरिष्ठ विपक्षी नेता? ठीक है, उन्होंने विधायी जवाबदेही और जांच को बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष मिनिमम जो है इन्होंने ये बोला है कि 100 से लेकर 120 संसदीय बैठकों का अनिवार्य करने की मांग करते हुए निजी सदस्य विधेयक पेश किए। अब ये निजी विधेयक प्राइवेट बिल कौन लेके आता है? तो ध्यान रखना, जो मंत्री है वो नहीं लेके आता। मंत्री के अलावा मंत्री कौन है तो आप सबको पता होना चाहिए। जो 91वां संविधान संशोधन है हमारा, उसमें यह बोला गया है कि लोकसभा का, ठीक है, 15% सीटें यानी जो मंत्री बनते हैं जिनके पास मंत्रालय होते हैं वो लेके आते हैं। तो प्राइवेट बिल कोई भी जो है मेंबर लेके आता है। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। बाकी इसके अलावा अपन बात करें तो और क्या क्या बातें इसमें रखी है, क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो संसद के लिए विचार विमर्श कार्यों को मजबूत करने और शासन की जवाबदेही में सुधार करने के लिए न्यूनतम कार्य दिवस 100 से 120 दिन, जैसे महानरेगा में ना वैसे ही। ठीक है, सामान्य प्रयोजन समिति यानी जो जनरल पर्पस कमेटी है 1955 की, और संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए नेशनल जो कमीशन है, ठीक है, 2002 से प्रेरित है। ये किससे प्रेरित है? इनसे प्रेरित है। वर्तमान बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, तो कुछ आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं जो रिसेंट में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, करंट अफेयर में भी है कि न्यूनतम बैठक का कोई संविधान में कोई प्रावधान है नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, क्या कितनी मिनिमम बैठक होनी चाहिए, तो ये तो इनका वर्किंग प्रोसेस है। लेकिन आर्टिकल 85
जो कि पार्लियामेंट की बात करता है, और 174 जो कि विधानसभा की बात करता है, विधानमंडल की। इसमें यह अनिवार्य है कि संसद और राज्य विधानसभा में वर्ष में कम से कम 2 बार मिलने चाहिए। ठीक है, ये एक दे रखा है, लेकिन प्रॉपर ऐसे नहीं है कि मिनिमम बैठक इतनी होनी जरूरी है। 17वीं लोकसभा में अगर बात करें हम, तो भारतीय इतिहास में सबसे कम पूर्णकालिक बैठकें हुई है पूरी लोकसभा में। ठीक है, मात्र 274 दिन। अन्य लोकतंत्र के साथ तुलना करो आप, यूके के साथ, ये प्रॉपर डिस्कस करते हैं 150 से 160 दिन। यूएसए का अराउंड आप देखोगे 140 दिन है, लेकिन इंडिया का 100 दिन भी नहीं हो पा रहा है। कनाडा की बात करें 130 से 140 दिन है। ठीक है, तो ये काफी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहां तुलना कर सकते हो। इसके अलावा बैठकों के संबंध में क्या क्या हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्तियां क्या क्या है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि 2 सत्रों के बीच में, मतलब 2 सत्र कौन से, जैसे 3 सत्र होते हैं ना, बजट, शीत सत्र और मानसून सत्र, इनके बीच में, ठीक है, अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एक पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन बैठकों की जो मिनिमम संख्या है वो ये भी नहीं बताता कि कितनी होनी चाहिए, बस ये है कि 6 महीने की गैप जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करें, यहां जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो जो है ये 85 और 174। ठीक है, तो राज्यपाल की क्या भूमिका है राज्य विधानमंडल की? तो राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर सत्र बुलाते हैं, जिससे विधायी बैठकों पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, इन्हें एग्जीक्यूटिव का जो है कंट्रोल होता है। कदम की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हमें जो चेक एंड बैलेंस एंड चेक होता है ना, उसके लिए। ठीक है, ताकि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल हो, जवाबदेह हो। तो विधायी जांच को बढ़ाना, 2023 में सभी विधेयकों में अगर आप देखोगे 44% विधेयक पेश किए जाने की 1 दिन के भीतर ही पारित हो गए। इसका मतलब बहस हुई नहीं। जब तक बहस नहीं होगी तो आउटपुट निकल के आएगा नहीं। ठीक है, मतलब 100 विधेयक लेके आए तो 44 तो 1 दिन में ही पारित हो गए। तो यहां पर मेजोरिटी सरकार की दिख रही है। ठीक है, सरकार की तानाशाही दिखाता है ये, तो जिससे बहस और जांच की गुंजाइश कम हो गई है। ना कोई उसकी चेकिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है, बस जो बिल आ रहा है वो पास हो रहा है। इससे सरकार की जवाबदेही को मजबूत करना, ठीक है, जैसे बजटीय आवंटन है, नीतियों है, कार्यकारी कार्यवाहियों पर विस्तृत विचार विमर्श है, न्यायिक अधिकार को कम करना, ये कुछ जो है यहाँ पे बात करें तो ऐसे कदम की हमें जरूरत है। ठीक है, ये जो किसकी जरूरत है, ये जो 100 दिन की संसदीय बैठक का प्रस्ताव करने वाला विधेयक कि मिनिमम तो 100 बैठक होनी चाहिए, तभी ये चीजें होगी कि सरकार की जो है जवाबदेही मजबूत होगी, न्यायालय पर भार कम बढ़ेगा। ठीक है, विधानमंडल में जनता का जो विश्वास है वो बढ़ेगा। घटती हुई बैठक, इससे जनता को यही लगेगा कि काम हो ही नहीं रहा सही से। व्यवधान विधायी संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर करता है। साथ में चुनावी प्रेशर, चुनौतियां क्या क्या है कि विधानमंडल पर कार्यपालिका का प्रभुत्व है। ठीक है, स्टेट की कम चलती है और सेंटर की चलती है। और सेंटर में देखोगे तो सरकार वहां बीजेपी, तो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी, तो सत्तारूढ़ सरकार है, तो फिर वो अपनी तानाशाही कर रही। संसद में बढ़ते व्यवधान, बार बार वॉकआउट होते हैं, जैसे अभी देखा होगा आपने बजट सत्र में। ठीक है, कोई मंत्री जो है आ ही नहीं रहे हैं, कोई आ रहे हैं तो बोलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की तो विरोध हो रहा है, स्थगन हो रहा है, या जो ये फालतू के घंटे जो है वो व्यस्त जो है बेकार जा रहे हैं, मतलब प्रभावी जो है सच्चा डिस्कशन नहीं हो रहा है वो। दूसरा राजनीतिक विखंडीकरण है, बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण है। ठीक है, जाति पाति सब इस तरीके के मामले जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आगे क्या राय होनी चाहिए कि संवैधानिक संशोधन, तो संवैधानिक संशोधन हम बात करें तो आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, माध्यम से न्यूनतम बैठकों को अनिवार्य बनाना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है ये मिनिमम बैठक वाला प्रस्ताव पारित होगा? ठीक है, जहां तक मुश्किल लग रहा है, एक निश्चित कैलेंडर की शुरुआत हो, जैसे यूके का मॉडल देखो, तो ये मॉडल मेंस में यूज करने हैं आपको, आरएस या कोई जो भी एससीएस मेंस, ठीक है, यूपीएससी, ऐसे एग्जाम्पल यूज करने हैं ताकि वो प्रूफ जो है एग्जामिनर को पता लगे। यूके मॉडल के समान एक पूर्व निर्धारित सत्र कार्यक्रम नियमित बैठक सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो यूके का मॉडल हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, या फिर हमें कनाडा का मॉडल अपनाना चाहिए मिनिमम बैठक वाला। ठीक है, विधायी समितियों को मजबूत करना, जो छोटी छोटी कमेटियां हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार की कमेटियां होगी, जैसे महिला बाल कल्याण संबंधी समिति होगी। ठीक है, पारित होने से पहले विधेयकों की जांच करो। और इसके अलावा बात करें संसदीय आचरण नियमों में सुधार लाना पड़ेगा। लगातार जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी सेशन हो ही नहीं रहे, तो वो सिस्टम जो है हमें डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिख सकते हो आप
प्रति वर्ष 100 से 120 बैठकें सुनिश्चित करने से भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। ठीक है। दूसरा, विधायी जो दक्षता है उसमें सुधार होगा, लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होगा और रिस्पॉन्सिव जवाबदेही बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी, लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा। ठीक है। और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना होगी। क्योंकि विधायी का शासन की आधारशिला है, तो इसलिए इस तरह के सुधारों को अपनाना अधिक पारदर्शी, विचारशील और जिम्मेदार संसदीय। आज के बढ़ते जो एआई जमाने में ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। तो दो रिपोर्ट तो हमने पढ़ ली, एक तो यूडाइस और एक असर। ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे बात करें, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन का विस्तार। ठीक है। और ये बताती है कि उच्च शिक्षा पर राज्यवार जो खर्चा है उसमें असमानता दिखती है। बहुत सारे राज्य है वो शिक्षा बजट पे खर्चा ही नहीं करते और बहुत सारे राज्य है वो ज्यादा करते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने बोला उच्च शिक्षा वित्त पोषण पर नीति आयोग की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, तो ये कहीं ना कहीं मेंस में आप ऐड कर सकते हो या ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे देखो उच्च शिक्षा को सबसे अधिक आवंटित करने वाला राज्य, मतलब सबसे ज्यादा पैसे आवंटित कौन करता बजट में, तो देखो जीडीपी का परसेंट में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। देखो एजुकेशन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं जम्मू कश्मीर और मणिपुर। ठीक है। सबसे कम जो उच्च शिक्षा व्यय वाले राज्य हैं, खर्चा कम करते हैं, तेलंगाना कम करता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिटरेसी रेट वगैरह सब बढ़ चुकी है। ठीक है। तेलंगाना, फिर गुजरात हो गया, फिर राजस्थान, ये कम करते हैं। सबसे अधिक उच्च शिक्षा बजट वाले राज्य, सबसे ज्यादा जो बजट है वो महाराष्ट्र का है, 11,000 करोड़ रुपए बजट है। ठीक है। एजुकेशन का। और सबसे कम उच्च शिक्षा बजट वाले राज्य कौन से हैं, वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे ज्यादा आवंटित करने वाले, एलोकेट करने वाला जम्मू कश्मीर, एक एक याद कर लो। सबसे कम उच्च शिक्षा पर खर्चा करने वाला तेलंगाना। ठीक है। सबसे अधिक उच्च शिक्षा बजट वाला राज्य महाराष्ट्र। और फिर सेकंड नंबर पे देखो बिहार है, बिहार भी ज्यादा देता है खर्चा एजुकेशन पे। ठीक है। तो ये नीति आयोग ने बोला है, तो अपने आप में विश्वसनीय और बड़ी रिपोर्ट है। ठीक है। और नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दी है कि अब आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। कैसे? अल्पकालिक यानी 0 से 2 वर्ष, मध्यम अवधि 2 से 5 वर्ष और दीर्घकालिक 5+ लक्ष्यों में विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब ये अनुशंसा करी है इन्होंने 3 टाइप से, अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि। ठीक है। जमींदारी उन्मूलन, तो यहां पे आप देखो जमींदारी उन्मूलन, ये बात जो है ये है पहले संवैधानिक संशोधन को बरकरार, भूमि सुधारों को रिलेटेड 9वीं अनुसूची, जो कि सबको पता है। तो लेख स्वतंत्र भारत में जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से जुड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करता है जमींदारी उन्मूलन। ठीक है। यानी एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी टेनेंसी रिफॉर्म और सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको कुछ पॉलिटी की चीजें मिलेगी। ठीक है। जैसे आज आपके चैनल पर मैराथन क्लास हो रही है। ठीक है। 10 घंटे की प्रॉपर, तो ये ध्यान रखना है। जमींदारी प्रणाली थी क्या? 1793 की बात है। आप सब जानते हो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के तहत शुरू की गई जमींदारी प्रणाली ने जो जमींदार है को किसानों से भूमि राजस्व एकत्र करने और ब्रिटिश सरकार को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाया। ठीक है। राजस्व संग्रह की अगर बात करें, आप देखोगे डेटा, रेवेन्यू गुण 90%, 90% तो अंग्रेजों को जाता था और बाकी जमींदारों के पास रहता था। और जमींदार क्या करते थे? अंग्रेज ये किसानों का शोषण करते थे। ठीक है। स्वामित्व अधिकार की बात करें, जमींदारों का जमीन पर पूर्ण नियंत्रण था, इसे पट्टे पर दे सकते थे, बेच सकते थे और ट्रांसफर भी कर सकते थे। ठीक है। जमींदारी प्रथा वाले राज्य की बात करें तो आप सबको पता ही है, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, रेतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया, तो ये साइड ही थी। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है। सामाजिक प्रभाव ये था, किसानों को उच्च किराया बेगार करनी पड़ती थी, पैसा नहीं मिलता था उसके बदले। ठीक है। बार बार बेदखल कर दिया जाता था भूमि से, जिससे व्यापक ग्रामीण संकट पैदा होता था। ठीक है। मुद्दे क्या होते थे? उससे किसानों का शोषण होता था, कृषि में गिरावट आ गई, सामाजिक असमानताएं फैल गई। ठीक है। उन्मूलन के लिए कानूनी चुनौतियां, जैसे आर्टिकल 1931 के तहत संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन का हवाला देते हुए अदालत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों का विरोध किया। अब कुछ केस है जो भूमि सुधार से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। शंकरी प्रसाद है, तो ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आता ही है, शंकरी प्रसाद केस। ये है 1951, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है।
मुद्दा क्या है, न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, मतलब जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को 9वीं अनुसूची के तहत रखने वाले पहले संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी गई। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार से रिलेटेड है। इसमें ये बोला गया है कि जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, उससे पहले वाले जितने भी केस है ना, उनपे आप जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन उनके बाद वाले जो केस है वहां पर आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। तो 1973 से पहले तो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, यहां पर आप कर सकते हो। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन को बरकरार रखा, ये निर्णय देते हुए कि संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, परिणाम, तो यहां पर बेसिक जो मूल ढांचा है उसकी तो बात ही नहीं हुई, वो मूल ढांचे की जो बात होती है वो होती है 1973 में। ठीक है, 1973 में। अब अगला देखो, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, इसमें क्या हुआ, बिहारी जमींदार उन्मूलन जो है, बिहार जमींदार उन्मूलन एक्ट, वो जमींदारों के लिए अपर्याप्त मुआवजे के आधार पर चुनौती दी गई। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, पटना उच्च न्यायालय ने कानून को रद्द कर दिया, और लेकिन बाद में संशोधन के माध्यम से भूमि सुधार को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। अगला केस याद करो, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये मुद्दा क्या है, ये मुद्दा है न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची के तहत रखने की वैधता पर सवाल उठाया। ठीक है, तो सज्जन सिंह हो गया, कामेश्वर सिंह हो गए, शंकरी प्रसाद बनाम जो है भारत संघ हो गया। ठीक है, ये गोलकनाथ जो कि केस आप सबको पता ही है 1967 का। ठीक है, 1967 का है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। क्या हुआ यहाँ, क्या संसद संपत्ति के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये एक मुद्दा था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के रुख को पलटते हुए फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं हुई, मूल ढांचे की बात रही। संविधान का जो मूल ढांचे की बात होती वो होती है इसमें केशवानंद भारती केरल राज्य 1973, और डेट है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। मुद्दा क्या है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति निरपेक्ष थी। ठीक है, संसद की शक्ति क्या थी, निरपेक्ष थी। परिणाम क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संविधान सिद्धांत पेश किया जिसमें कहा गया कि संशोधन संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकते। हालांकि बाद में संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के तहत हटा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। ये कुछ हमारे प्रीलिम्स के फैक्ट थे, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अभी हाल ही में मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में मुख्यमंत्री जो है बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना है, और क्योंकि भाजपा सर्वसम्मति वाला उम्मीदवार खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन क्या है आप सब जानते ही हो, आर्टिकल 356 है। 365 क्या होता है, जब राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करते तब भी उनको लगता है कि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है। ठीक है, और प्रक्रिया क्या है, राज्यपाल की रिपोर्ट, राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें कहा जाता है कि राज्य में शासन व्यवस्था चरमरा गई है, त्रिशंकु बोल दो, कुछ क्राइटेरिया होते हैं 365। ठीक है, राष्ट्रपति घोषणा क्या होती है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा जारी करता है, शुरू में 2 महीने के लिए होती है। ठीक है, फिर संसदीय अनुमोदन, इसे जारी रखने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों को 2 महीने के भीतर घोषणा को मंजूरी देनी चाहिए। शुरू में ये 6 महीने के लिए लगाया जाता है, और फिर हर 6 महीने मतलब उसमें भी 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 6+1 6+1 6+1। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति जो है शासन की बात करें, ये राष्ट्रपति शासन हो गया। ऐसे राष्ट्रीय आपात की बात करें तो वो तो अनंत काल के लिए। ठीक है, फिर चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, 1 वर्ष से अधिक विस्तार। ठीक है, ये हो सकता है। फर्क क्या पड़ता है, तो राज्य कार्यपालिका पर राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए सभी कार्यकारी शक्तियां जो है अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, और जो भी मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद है उनको पूरा बर्खास्त कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। विधानमंडल पे क्या होता है, भंग कर दी जाती है। ठीक है, संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लेके आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। न्यायपालिका पर क्या होता है, उच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से कार्य करना अपना जारी रखता है और न्यायिक शक्तियां अप्रभावित रहे, जिससे कानून का शासन सुनिश्चित होता है। मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकार पर कोई सीधा प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन जब राष्ट्रीय आपात की बात करें तब वहां पर जो है कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। आर्टिकल 19 जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 20 और 21 और राष्ट्रपति से रिलेटेड एक आर्टिकल है 358 और 359, उसके बारे में भी बात की गई है। आर्टिकल 358 और 359। मध्याह्न भोजना और अंडा योजना, ये कौन लेके आया, ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र सरकार जो है अभी पीएम पोषण योजना में अंडे और बाजरा आधारित व्यंजन के लिए 50 करोड़ की धनराशि वापस ले ली। ठीक है,
पहले अंडे देते थे, अब अंडे देना बंद कर दिया, ठीक है, महाराष्ट्र ने। इससे क्या है, बोला गया कि बच्चों में कुपोषण आ जाएगा, ठीक है, उनको प्रॉपर जो है डाइट नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये चर्चा में, तो अपने को इतना ही ध्यान रखना। अगला है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि बार बार न्यूज में आ रही है, ठीक है। फिलहाल तो ये है कि लोक लेखा समिति ने ये बोला है कि राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे पर अत्यधिक टोल संग्रह और टोल ऑपरेटर द्वारा समझौतों के अनुसार यात्री सुविधाएं प्रदान करने में विफलता पर चिंता हुई, ये टोल वाला, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, जो मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, 1921 में पेश की गई। ये नियम 308 के तहत प्रतिवर्ष ये गठित की जाती है, ध्यान रखना। लोक लेखा समिति की बात करें, इसके स्पेशल चुनाव होते हैं, 1 साल का कार्यकाल होता है। चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होते हैं, ठीक है, और ये स्थायी समितियों में आता है। इसको हम वित्तीय समितियां कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कमिटी। संरचना और सदस्यता की बात करें तो 22 सदस्य है, 15 लोकसभा से है, ठीक है, 7 और मंत्री सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं। मंत्री कौन, वही 15%, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है, अध्यक्ष विपक्षी दल से संबंधित होता है। इसका जिम्मेदारियां ही कि आवंटित धन का उपयोग कैसे किया, कहां किया गया, राजस्व व्यय स्वायत्त निकायों पर रिपोर्ट जारी करता है कि नहीं, ठीक है, सरकार के विनियोग खाते और वित्त खाते की जांच करता है। भारत में लापता बच्चे, तो सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 2020 से भारत भर में लगभग 36,000 बच्चे लापता है, जबकि पुलिस ने लापता हुए 3 लाख बच्चों में से अधिकांश को बरामद कर लिया, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में दिल्ली में भी चल रहा है, ठीक है, कि बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रही है। तो क्या रीजन है उस वजह से जो है वो गायब हो रही है, तो इन्होंने कुछ रिपोर्ट बताई है कि 2020 से 24 यानी 4 साल में देखोगे 3 लाख बच्चे लापता हो गए। राज्यवार डेटा की बात करें तो मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, यहां सबसे ज्यादा गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो सरकार क्या पोर्टल लेके आई, सरकार एक पोर्टल लेके आई, खोया पाया पोर्टल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये गुमशुदा बच्चों के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है। अगर आप शिकायत करते हो तो बच्चे को जो है उस पोर्टल पर ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है। मानव तस्करी विरोधी इकाइयां, ये भी है, ठीक है। अगला है यूजीसी इक्विटी दिशा निर्देश। तो यूजीसी को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि ईओसी की स्थापना के लिए मसौदा विनिमय ड्राफ्ट जारी किया गया है। यूजीसी के मसौदा उच्च शिक्षा संस्थान में समानता को बढ़ावा देना, विनिमय 2025 की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। पहला है समान अवसर केंद्र, भेदभाव की शिकायतों को संभालने, विविधता को बढ़ावा देने के लिए सभी HEI के लिए ईओसी स्थापित करना अनिवार्य है, ठीक है। इक्विटी समिति और इक्विटी स्क्वाड, 10 सदस्यीय इक्विटी समिति बनेगी। प्रीलिम से रिलेटेड यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 2-3 जाति आधारित भेदभाव से रिलेटेड केस याद कर सकते हैं, एक तो रोहित वेमुला 2016 का, और एक पायल तड़वी 2019 जैसे मामले संस्थागत सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। एक ध्यान रखना, SDG जो 4 है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, SDG 4, ठीक है, SDG 4। परिसीमन अभ्यास यानी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कैसे बनता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के बाद दक्षिणी भारतीय राज्यों में कोई संसदीय सीट कम नहीं की जाएगी, ठीक है, जिससे तमिलनाडु के सीएम की चिंता दूर हो गई है। तो इसलिए ये न्यूज में आ गया है। तो पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सीटों की संख्या ये तय करता है परिसीमन की, किस राज्य में कितनी सीटें होगी, ठीक है, और कौन सा क्राइटेरिया होगा। प्रत्येक राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को यह परिभाषित करता है डीलिमिटेशन कमीशन, DC, ठीक है। साथ में ये SC ST के आरक्षित सीटों का निर्धारण भी करता है, जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व कौन तय करता है, तो संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है, और एक उच्च स्तरीय निकाय है, ठीक है। सेवन, इसमें कौन कौन होते हैं परिसीमन आयोग के सदस्य, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त या CEC द्वारा नामित चुनाव आयुक्त, और संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, परिसीमन आयोग के मेंबर कौन कौन होते हैं, ठीक है। गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 82 है और 170 है, वो है राज्य विधानसभा से राज्य विधानमंडल, ठीक है। 82 क्या कहता है, प्रत्येक जनगणना के बाद, ठीक है, मान लो 2011-12 अब जो है अगली जनगणना आएगी, तो जब संसद क्या करती है, जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से परिभाषित करती है, ठीक है। तो इसलिए ये परिसीमन अधिनियम पारित होता है। और अगर हम बात करें कितनी बार ये पारित हुआ है, 4 बार आयोजित किया गया है आज तक भारत में। पहला 1952 में जब चुनाव हुए पहले, फिर 1963 में, तो 2, 3,
63, 73 और 2003 देख लो, 2002 लास्ट, 2002 यानी 4 बार, ठीक है 4 बार। फिर उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर उस साइड भी था, ठीक है। तो 170 क्या कहता है, 70 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो 82 और 170 ये ध्यान रखें। 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है, तो अगर हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए 1971 की जनगणना के स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई। तो लोकसभा के चुनाव की बात करें तो वहां पर यूज किया जाता है 1971 की जनगणना, ठीक है। जैसे एमपी के वोट की वैल्यू निकालते हैं ना, तो वहां पर हम इसको मानते हैं 1971, ठीक है। लेकिन जब बात करें 84वां संविधान संशोधन, तो सीटों की संख्या में बदलाव के लिए बिना 1991 की जनगणना के आधार पर क्षेत्रीय समायोजन की अनुमति दी गई। ये हमने पढ़ लिया। अब अगली है डूम्सडे फिश। तो ये तो जो है फिश मिली है मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया सुर के तट के पास, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला है निगरानी पूंजीवाद यानी मॉनिटरिंग कैपिटलिज्म। तो निगरानी पूंजीवाद यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दे रहा है, जिसमें गूगल, मेटा, अमेजोन जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियां उपयोगकर्ता डेटा का मुद्रीकरण कर रही है, मतलब डेटा को बेच के, ठीक है। जैसे 1000 नंबर है तो उसको हमने खरीद लिया, ठीक है, तो डेटा खरीद के और फिर उसके बाद वो बिजनेस करते हैं, जिससे गोपनीयता, उसकी स्वायत्ता और राज्य निगरानी पर चिंताएं बढ़ रही है, ठीक है। ये कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है। तो ये एक आर्थिक मॉडल है जहां तकनीकी निगम व्यवहार को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं और उसके विश्लेषण करते हैं और उसका मुद्रीकरण करते हैं, ठीक है। कि किस जगह कहां पर किसकी जरूरत है, कितने लोग वहां पर जो है वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो उनको डेटा पहले ही पता लग जाता है, इसलिए वहां पर वो चीज स्टैब्लिश कर देते हैं वो। तो एक केस है यहाँ पे सोसाना जुबाफ द्वारा एक नया आर्थिक आदेश के रूप में वर्णित किया गया जो लाभ के लिए मानव अनुभव को निकालता है, ठीक है। तो निगरानी पूंजीवाद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की उर्वरक निर्भरता को कम करना। तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। आयात पर बहुत अधिक निर्भरता और आर्थिक बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें ये कम करना है। तो भारत में यूरिया, डीएपी और पोटास की स्थिति बहुत ज्यादा है। उत्पादन क्षमता की बात करें या आयात निर्भरता, आज भी हम जो है सऊदी अरब है, मोरक्को है, जॉर्डन है, चाइना से मंगवाते हैं, ठीक है। इससे हमारे आयात इंपोर्ट बिल है उसमें वृद्धि होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मूल्य में अस्थिरता हो जाती है, सब्सिडी खत्म होना, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव तो पड़ते ही पड़ते हैं, शासन संबंधित चुनौतियां भी है, सब्सिडी का बोझ बढ़ता है सरकार पे, ठीक है। नीतिगत कमियां है, काला बाजारी है। विकल्प क्या हो सकते हैं, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट जैसे 20-20-0-13 ये यूज करो, नैनो यूरिया यूज करो। नैनो यूरिया वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि भारतीय किसान उर्वरक सहकार इफ्को ने नैनो यूरिया पेश किया है। सिंगल सुपर फास्फेट यूज करो, जैविक खाद यूज करो, ठीक है। अगला है प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स। ये किससे रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्य नडेला ने बारामती में प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स पर प्रकाश डाला। ये है वो फार्म वाइब्स, ठीक है। इसमें दिखाया गया कि कैसे एआई संचालित समाधान ने फसल की उपज में 40% तक सुधार किया है और उर्वरक के उपयोग को 25% तक कम किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ठीक है। खेती की दक्षता, स्थिरता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है ये। अगला है नाक, NAAC यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, नाक ने प्रत्यायन ग्रेडिंग में रिश्वतखोरी से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप के बाद 906 सहकर्मी समीक्षा को हटा दिया, ठीक है। ऐसे आप किसी कॉलेज को डिग्री या वो नहीं दे सकते। तो नाक है क्या, तो NAAC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है। स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अभी कौन सी है 2020, ठीक है। इन पर मुख्यालय ध्यान रखना, NAAC का जो है मुख्यालय है कर्नाटका में,
तो ना क से कर्नाटक, बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक। अगला है लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें एक केस ध्यान रखना है, ये तो नैनीताल जो यानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण पर फैसला सुनाया, जिसमें सहमति से सहवास में गोपनीयता के उल्लंघन पर सवाल उठाया गया। तो यहाँ एक केस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वो है बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, एक ये केस, और एक ध्यान रखना लता सिंह बनाम यूपी राज्य, ठीक है। 2-3 केस थोड़ा पता होना चाहिए, जिससे आपकी एक आप नॉर्मल लिखोगे, एक केस के थ्रू जब हवाला दोगे तो आपका जो है आंसर वो वैलिडेट माना जाएगा, ठीक है। केस तो बहुत सारे हैं, नोट कर लेना एक बार, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरव्यू में हर जगह। अगला है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आचार संहिता, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, प्राइम वीडियो हो गया, अल्ट बालाजी हो गया, ठीक है, जियो स्टार हो गया, ये क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो सरकार ने अश्लील और अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए आईटी नियम 2021, ठीक है, के तहत एक सख्त आचार संहिता का पालन करने का बोला है। वो क्यों केस न्यूज में आया, तो जो रणवीर इलाहाबादिया है, ठीक है, उन्होंने एक इंडिया गॉट लेटेंट किया था, ठीक है, तो वहां से ये न्यूज में आ गया, जिसने सख्त ऑनलाइन सामग्री विनियमन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यूट्यूब पर जो चीजें वायरल हुई थी वो उसके बाद, ठीक है। तो आईटी नियम ध्यान रखना 2021। अगला है आर्टिकल 101। तो आर्टिकल 101 किससे रिलेटेड है, ये है अपने, अगर बात करें, एक निर्दलीय सांसद है अमृतपाल सिंह ने लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण अपनी लोकसभा सीट खोने की चिंता के चलते पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को रुख किया है, मतलब वो आए नहीं बिना पूछे, ठीक है। तो इसमें एक लिखी गई है, आर्टिकल 101 में लिखा गया है कि आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के अगर आप लगातार 60 बैठक में अनुपस्थित हो, मतलब 60 दिन आप आ नहीं रहे हो, या 60 दिन कोई जरूरी नहीं है, 60 बैठक, ठीक है, लगातार 60 दिन का जरूरी नहीं है, 60 बैठक में अनुपस्थित रह रहे हो और आपकी संसद की सीट खाली हो सकती है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए ये अभी हाल ही में केस है अमृतपाल सिंह का, अमृतपाल सिंह का। और 101(4) ये बताता है कि बिना अनुमति के लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सांसद की जो सीट है वो खाली घोषित की जा सकती है। तो ये संविधान में भी मेंशन है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में आ गया है, बता दिया करो। और क्या, रैंकिंग की शिकायतों में वृद्धि, तो रैंकिंग यूसीसी अध्यक्ष ने जोर दिया है। तो रैंकिंग क्या होती है पता है, रैंकिंग का मतलब है जो हायर एजुकेशन के शिक्षण संस्थान है, वहां पर जो सीनियर छात्र होते हैं वो जूनियर को शारीरिक है, मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है, दुर्व्यवहार या उनसे वो टेस्ट करते हैं या चेक करते हैं, ठीक है। तो डर पैदा करना या गलत हरकतें करना, तो वो रैंकिंग है। तो रैंकिंग में एक धारा 323, एक है 506 और एक है 509, ठीक है। इसमें एक केस जो है यूजीसी को गैर अनुपालन संस्थानों के लिए खिलाफ क्लॉज 9.4 लागू करना चाहिए, ठीक है। निगरानी पूंजीवाद हम ऑलरेडी कर चुके हैं। भारत की उर्वरक निर्भरता, ये भी डबल आ गया। अगला जो है वो है एनएक्सटी कॉन्क्लेव के दौरान, एनएक्सटी कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री ने नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876 पर प्रकाश डाला, ठीक है, जिसने ब्रिटिश सरकार को अस्पष्ट आधारों पर सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी। तो ये जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं और फिर उसके बाद ये नाट्य प्रदर्शन हो रहा है, तो ये ब्रिटेन में उस टाइम होता था, ठीक है, 1876 वाला नाट्य प्रदर्शन एक्ट, यानी नाट्य परफॉर्म एक्ट 1876 पर। यद्यपि 1956 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, लेकिन अप्रचलित कानूनों को हटाने के सरकार के प्रयास के तहत 2017 में इस कानून को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया। फाइनली ये 2017 में हटा। अब मोदी जी ने अब इस पर प्रकाश क्यों डाला है, ठीक है। तो क्या होता है कि थिएटर और मंच प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति को रोकने के लिए, ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो सार्वजनिक प्रदर्शन में जो थिएटर समूह में नाट्यकार हो गया, अभिनेता हो गया, कलाकार हो गया, वो आते हैं। उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत की वित्तीय विकास कहानी में महिलाओं की क्या भूमिका है।
तो नीति आयोग ने महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत की वित्तीय विकास कहानी पर महिलाओं की भूमिका रिपोर्ट लॉन्च करी। किसने करी है? नीति आयोग ने। ठीक है, तो पूरा पूरा आर्टिकल जो है ये मेंस से रिलेटेड है, प्रीलिम्स से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है। अगला है इपिक नंबर। ठीक है, तो इपिक नंबर होता क्या है? तो ये कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रतिरूपण को रोकने के लिए इपिक नंबर जरूरत क्यों है? क्योंकि कोई आपकी नकल नहीं कर ले। ठीक है, उसको रोकने के लिए प्रत्येक पंजीकृत मतदाता यानी जो प्रत्येक रजिस्टर्ड जो मतदाता है, वोटर है, को एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक कोड सौंप दिया गया है। ठीक है, और ये इपिक कार्ड से अलग है, जो मतदाताओं के लिए एक भौतिक पहचान दस्तावेज है। इपिक नंबर शुरू किया गया तो ध्यान रखना 1993 में चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1993 में मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत इसको पेश किया गया। ठीक है, इपिक और इपिक कार्ड से किस तरह अलग है? एक होता है इपिक कार्ड, तो इपिक नंबर मतदाता के पंजीकरण जुड़ा एक विशिष्ट पहचान करता है। इपिक कार्ड की बात करें, एक भौतिक यानी फिजिकल जो मिलता है आपको वो। ठीक है, और इपिक जो है मतदान का अधिकार नहीं देता, केवल मतदाता सूची में शामिल होने से यह अधिकार मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, राइट टू वोट कैसा अधिकार है बताओ? संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, कैसा है? तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ने डुप्लीकेट इपिक नंबरों के कारण मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, इसलिए ये न्यूज में आ गया है। चुनाव आयोग पर चुनावी हेरफेर का आरोप लगाया है। भारत के चुनाव आयोग ने यानी जो ज्ञानेश जी कुमार है, उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले जो विकेंद्रीकृत प्रणालियों के कारण समान इपिक नंबर मौजूद है, लेकिन इसका मतलब नकली मतदाता नहीं है। ठीक है, तो ये ममता बनर्जी ने जो है ये मुद्दा उठाया, इसलिए ये न्यूज में है इपिक। अगला है पंच। ठीक है, पंच, तो क्या लग रहा है पंच क्या है? तो देखो कंपोनेंट्स ऑफ पंच मिशन, यानी कहीं ना कहीं इट विल बी ए कुछ सैटेलाइट वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रोग्राम स्पेस और उनसे रिलेटेड है। तो नासा ने 6 मार्च 2025 को सूर्य के जो कोरोना है और जो हेलियोस्फीयर है का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है। पंच किससे रिलेटेड है? सन। किसने किया है? नासा। ठीक है, नासा। नासा मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य के जो बाहरी वायुमंडल है, जैसे हमारा जो आदित्य L1 है, आदित्य L1 है वो PSLV C57 की सहायता से छोड़ा गया। ठीक है, तो ऐसे ही देखो कि यहां पर कोरोना का अध्ययन करता है ये पंच मिशन। अगला है गम अरबी। सूडान में चल रहे संघर्ष ने खाद्य पेय पदार्थ और सौंदर्य प्रसाधनों में एक महत्वपूर्ण घटक गम अरेबिक के वैश्विक व्यापार को रोक दिया है। ठीक है, सूडान में जो संघर्ष के चलते तो दुनिया की 70% आपूर्ति सूडान से आने के कारण कोका कोला और पेप्सिको जैसी प्रमुख कंपनियों को आने वाले महीनों में संभावित कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इसमें मिलाते हैं गम अरबी। ठीक है, और ये सूडान में ही मिलता है। सूडान में चल रहा है संघर्ष। ठीक है, वहां पर कोएस चल रहा है। ठीक है, इसलिए तो ये अफ्रीका के साहिल जो क्षेत्र है, ठीक है, सहारा और साहिल में पाए जाने वाले बबूल के पेड़ों से प्राप्त होता है। एक प्राकृतिक सोल है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में स्टेबलाइजर, इल्सीफायर और गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। खास करके ठंडे पदार्थ हो गए, कैंडी हो गया, बेक्ड माल में सामग्री को अलग होने से रोकता है। एक ये स्थिरता के लिए लोशन है, क्रीम है, मेकअप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल दवाओं में बहुत जगह यूज किया जाता है। सूडान वर्ल्ड में मतलब वर्ल्ड में 100 है तो 70 कहां से आते हैं? सूडान से आते हैं। गम अरबी, गम अरबी। ठीक है, और इसका कोई विकल्प नहीं है, मतलब ये ओनली यही मिलता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो पारस्परिक शुल्क, ठीक है, रेसिप्रोकल कस्टम बोल सकते हो आप। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चाइना, यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको को टारगेट करते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाने वाले देशों पर पारस्परिक शुल्क की घोषणा करी है, रेसिप्रोकल। ठीक है, इसमें देखोगे इस कदम का उद्देश्य क्या है? आयात शुल्क को निर्यात शुल्क के साथ मिलाना, वैश्विक व्यापार गतिशीलता को नया रूप देना और संभावित रूप से, तो इसको ऑलरेडी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जितनी क्लासें हुई वहां पर पारस्परिक शुल्क है क्या? तो पारस्परिक टैरिफ एक व्यापार नीति है। ये क्या है? एक ट्रेड पॉलिसी है जिसमें कोई देश अन्य देशों द्वारा अपने निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के बराबर आयात शुल्क लगाता है। ठीक है, ये है वो। इससे क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस का जो है इम्बैलेंस ट्रेड होता है। ठीक है,
WTO के नियम का बिल्कुल उल्लंघन करता है। WTO का समझौते का अनुच्छेद है 21, राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद। WTO की तो आजकल कुछ नहीं चल रही, बस शहरी जाल। तो इसमें प्रीलिम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। USAID फंडिंग में कटौती और भारत पर उनका प्रभाव, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे प्रीलिम से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। स्वायत्त जिला परिषद, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं, पर ये जो स्वायत्त जिला परिषद है वेरी इंपॉर्टेंट। असम विधानसभा ने संशोधन पारित किया है कि जिसके तहत राज्यपाल को 7 स्वायत्त परिषदों पर नियंत्रण करने की अनुमति दी गई है, यदि अनिवार्य विस्तार अवधि के बाद भी चुनाव संभव नहीं होते हैं, ठीक है। ये संशोधन मिसिंग, एक तो बोडो, सेंगल कसारी, देवरी, सोनोवाल, राभा, तिवा, ये जितनी ये देखो, गारो हिल्स, खांसी हिल्स, जयंतिया मेघालय, बोडोलैंड असम, ठीक है, कार्बी एंगलोंग अरुणाचल प्रदेश, सदर हिल्स, ठीक है, और मारा एडीसी, चकमा, लाई, ठीक है, त्रिपुरा का TAADC, ये जितने भी यहां पर है ना, जो DM है इनकी नहीं चलती ADC में, ठीक है। स्वायत्त जिला परिषद क्या है? तो ADC भारतीय संविधान की किसके अंदर आती है? 6ठी अनुसूची, जिसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये आते हैं। AMTM, ठीक है। ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, तहत स्थापित स्वशासी आदिवासी प्रशासनिक निकाय, खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ST के लिए शासन, भूमि प्रबंधन और सांस्कृतिक संरक्षण में ये स्वायत्ता प्रदान करती है, ठीक है, ये इनकी चलती है यहाँ पर। स्वायत्त परिषदों की सदस्यता, निर्वाचित सदस्य होते हैं, अधिकांश सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से 5 साल कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। पावर क्या होती है? विधायी शक्तियां होती है इनके पास, भूमि से लेकर, वन से लेकर, जल संसाधन पर ये कानून बनाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रीलिम से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। कार्यकारी शक्तियां उनके पास है, ग्राम परिषद है, उत्तराधिकार कानून, यहाँ पे ये प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। न्यायिक शक्तियां भी इनके पास। ADC का राजस्व स्रोत क्या है? कर है, शुल्क है, टोल है, भूमि, भवन, इन पर टैक्स, जिले में प्रवेश करने वाले सामान पे टैक्स, घाट, सड़कें, रोजगार आधारित आय, ठीक है। अगला है लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, UN की रिपोर्ट आई है जेंडर डिस्पैरिटी पे, ठीक है। 25% देशों में महिलाओं के अधिकार कमजोर हो गए हैं और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव बढ़ ही रहा है। अगर हम बात करें रिपोर्ट में 2022 से संघर्ष संबंधी यौन हिंसा में 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये काफी चिंताजनक है ये। तो टोटल शटडाउन, KE, VR, मार्चिंग ओवर अननेम्ड सिस्टर किल्ड एंड फेमिस इन केन्या, मतलब ये लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। लैंगिक समानता पर UN की रिपोर्ट आई है। लैंगिक समानता पर UN की रिपोर्ट 1995 के बीजिंग घोषणा पत्र में 30 साल पूरे होने पर दुनिया भर में ये मूल्यांकन किया गया, ठीक है। अगला है कैंपा फंड। कैंपा किससे रिलेटेड है? तो कैंपा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, ठीक है। वनीकरण और वन संरक्षण के लिए एक तंत्र है जो गैर वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन की भरपाई करता है। कैंपा 2009 में यह स्थापित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। हर ये राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर संचालित होता है। अभी न्यूज में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव उसको कैग रिपोर्ट में उजागर किए गए प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा निधि में वित्तीय अनियमितता देखी गई है, ठीक है, और आरोपों को जवाब देने का निर्देश दिया है। मतलब इन निधियों से वो चीज नहीं खरीदी गई, उसके बदले आईफोन, एप्पल लैपटॉप ये खरीद लिए। अगला है उच्च न्यायालय में लैंगिक अंतर को कम करना। ये जुलाई दिसंबर में भी हम प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी महिलाओं की भूमिका है। भारतीय न्यायपालिका में आप देखोगे तो पिछली शताब्दी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई।
जिसकी शुरुआत कॉर्नेलिया सोराबजी द्वारा 1924 में भारत की पहली महिला वकील बनने से हुई। ध्यान रखना, प्रीलिम्स है तो इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला वकील कौन है? ठीक है, नाम है कॉर्नेलिया सोराबजी। कॉर्नेलिया सोराबजी। अब वर्तमान में आप स्थिति देखो, उच्च न्यायालय में महिलाएं केवल 14% है, मतलब 764 सीजे है। ठीक है, हाई कोर्ट के, उसमें 109 महिलाएं हैं। ये स्थिति, महिलाएं केवल न्यायाधीश। उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा सहित कई उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। ठीक है, भारत में देखोगे सबसे बड़े उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गुण 80 में से केवल 3 महिलाएं न्यायाधीश है, 2% मात्र। तो ये स्थिति है। आप देखोगे यहां पर तो शीर्ष न्यायालय में वर्तमान में केवल 2 महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो बीवी नागरत्ना है और एक बेला त्रिवेदी है। बेला त्रिवेदी भी जो है सेवानिवृत्त हो गई है, तो अब मात्र एक रह गई है, और वो है बीवी नागरत्ना। और आगे जाके यही जो है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है कॉलेजियम के हिसाब से। तो बाकी देखो क्या होता है। ठीक है, आयु असमानता की बात करें, महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और औसतन 53 वर्ष की आयु में की जाती है, जबकि पुरुषों की नियुक्ति औसतन 51 वर्षों में। तो यहां पर भी डिफरेंस दिखता है। इसको मैं पूरा बता चुका हूं आपको, आज तक कितनी महिलाएं रही, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज वगैरह सारी कर चुके हैं हम। अगला है भारत में न्यायिक स्थानांतरण। ठीक है, तो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो गया, तो उसने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे दिया और न्यायिक स्थानांतरण पर बहस फिर से हवा दे दी। क्यों, कारण क्या रहा? तो यहां पर कुछ केस है सुप्रीम कोर्ट के 1, 2, 3, ये केस पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम जो न्यायाधीश मामला वो आया था 81 में, दूसरा आया था 93 में, तीसरा आया था 98 में, और चौथा जो आया था वो 2014। ठीक है, तो 81 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ माना गया कि कार्यपालिका को प्राथमिकता प्राप्त है और सीजीआई की राय बाध्यकारी नहीं है। तो यही एक पूरी की पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है ना, पहला मामला, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, ये जितने भी है ये सहमति से रिलेटेड, राय, कंसेंट, इससे रिलेटेड है। तो प्रथम न्यायाधीश जो मामला 1981 का है, उसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर नहीं है, ये इंदिरा गांधी जी के समय की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट को नीचे कर दिया, कार्यपालिका को ऊपर कर दिया। ठीक है, और सीजीआई की राय बाध्यकारी नहीं है। फिर दूसरा, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायपालिका को प्राथमिकता देते हुए 93 में, क्योंकि उस समय तो फिर वो 1973 में पहले के फैसले को पलट दिया। इस बात पर जोर दिया कि स्थानांतरण जनहित में और व्यापक परामर्श के साथ होना चाहिए। ठीक है, तीसरा मामला या कॉलेजियम का विस्तार हुआ, CGI+4 वरिष्ठतम न्यायाधीश तक किया गया। अभी फिलहाल इतने हैं, CGI+4। ठीक है, संबंधित उच्च न्यायालय से परिचित न्यायाधीशों की राय आवश्यक है। फिर न्यायिक स्थानांतरण में शामिल अधिकारी न्यायपालिका भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायिक स्थानांतरण आरंभ करते हैं। तो परामर्श और राय को लेकर काफी सारे मुद्दे जो है यहाँ पे चलते हैं। कॉलेजियम, CGI+4 वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश। कार्यपालिका विधि मंत्री जो है लॉ मिनिस्टर कॉलेजियम की अनुशंसा रिकमेंड करते हैं, उसे प्रधानमंत्री को भेजते हैं। भारत के राष्ट्रपति अंतिम स्वीकृति देते हैं। न्याय विभाग अधिकारी के स्थानांतरण और अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होता है और फिर उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है। पॉलिटिका भी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, आज तो हम इसको यहीं तक डिस्कस करेंगे, एक क्लास और रहेगी। बहुत ज्यादा पेज है, 17 पेज के आसपास है। ठीक है, तो एक क्लास इसकी और रहेगी आपके। और ये क्लास जो है आपके लिए रिकॉर्डेड थी। और बाकी आप एक बार मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा एकेडमिक इनिशिएटिव के बारे में, जो कि अभिमन्यु 1.0 प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए रहेगा।
जिनको लगता है कि हमें सर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की करनी है, तो ये आपको बैच इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है, ठीक है। 2 किस्त जो है उन पे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज तो देखो करनी है, तो इसके लिए इम्तिहान की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। और आपको लगता है सर अभी टाइम कम रहा है, और तो क्रैश कोर्स जो है आप कर सकते हैं तपस्या के साथ। बाकी मेंस के बैच भी है, रिकॉर्डेड और एथिक्स का लाइव, और प्लस में बात करें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का भी पेपर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल प्री का जो बैच है वो है धुरंधर, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। मेन चैनल पे 10 घंटे की प्रॉपर आपको क्लास मिलेगी पॉलिटी की, तो वो डेमो आप देख सकते हैं और बाकी जुड़ सकते हैं। तपस्या वालों के लिए स्पेशल छूट यहाँ पे मिलेगी। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।